रही थी। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हम हड़प्पा या कहें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। मेरा मिशन आज यही है कि आखिर इतनी उन्नत सभ्यता के साथ हुआ क्या था। और ये रहस्य इसलिए भी इतना रोमांचक है क्योंकि इसे सुलझाने के लिए हम सिर्फ इतिहास की किताबों पर निर्भर नहीं हैं। अच्छा, तो और क्या स्रोत है हमारे पास? देखिए, ये एक ऐसा कोल्ड केस है जिसे सुलझाने के लिए पुराने ऐतिहासिक सिद्धांतों से लेकर कंकालों की आधुनिक फोरेंसिक जांच और यहाँ तक कि जलवायु विज्ञान के बिल्कुल ताज़ा शोधों का सहारा लिया गया है। हम उस सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसकी नगर योजना और शांतिपूर्ण समाज अपने समय से हजारों साल आगे था। हाँ, मतलब उनकी जल निकासी प्रणाली तो आज के शहरों को भी मात देती है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी 2200 ईसा पूर्व के आसपास इन महानगरों में दरारें पड़ने लगी और 2000 ईसा पूर्व आते आते मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे विशाल शहर लगभग खाली हो गए। हालांकि मैंने पढ़ा है कि कुछ इलाकों में ये 1800 ईसा पूर्व तक भी टिकी रही। हाँ, वो छिटपुट इलाके थे, लेकिन मुख्य सवाल यही है कि इतने उन्नत लोग अचानक गए कहाँ? हवा में तो गायब नहीं हो गए? ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। किसी भी मर्डर मिस्ट्री की तरह हमें सबसे पहले अपने प्राइम सस्पेक्ट यानी मुख्य संदिग्ध पर बात करनी चाहिए। आर्य आक्रमण का सिद्धांत। हाँ, दशकों तक दुनिया को यही बताया गया कि बाहर से हमलावर आए और उन्होंने इस शांतिपूर्ण सभ्यता का कत्लेआम कर दिया। ये सिद्धांत इतना मशहूर कैसे हो गया था? इसकी जड़ें कुछ बहुत ही प्रभावशाली इतिहासकारों और पुरातत्वविदों से जुड़ी हैं, जैसे गॉर्डन चाइल्ड और खासकर मॉर्टिमर व्हीलर। व्हीलर का नाम तो बहुत सुना है इस मामले में। हाँ, तो व्हीलर ने जब खुदाई की तो उन्होंने एक बहुत ही नाटकीय सिद्धांत पेश किया। उन्होंने प्राचीन ऋग्वेद का हवाला दिया, जहां भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब किलों को नष्ट करने वाला, राइट? एकदम सही। और ऋग्वेद में एक जगह हरयूपिया का जिक्र है, जिसे व्हीलर ने सीधा हड़प्पा से जोड़ दिया। अच्छा, तो सिर्फ नाम के आधार पर? नहीं, उनका सबसे बड़ा सबूत वो 42 नर कंकाल थे जो मोहनजोदड़ो की गलियों और कमरों से मिले थे। व्हीलर ने दुनिया के सामने ये दावा किया कि ये कंकाल किसी भयानक नरसंहार का सीधा सबूत है। बाप रे! तो उन्होंने मान लिया कि हमलावरों ने शहर में घुसकर अंधाधुंध हत्याएं की। हाँ, उनका यही मानना था कि एक बड़ा युद्ध हुआ और सबको मार डाला गया। रुकिए, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। क्यों? क्या दिक्कत लग रही है आपको इसमें? देखिए, मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा महानगर था, है ना? जहाँ शायद दसियों हजार लोग रहते होंगे। वहां से सिर्फ 42 कंकाल मिलना और उसके आधार पर एक पूरे शहर में नरसंहार की बात मान लेना। हाँ, संख्या तो बहुत कम है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी को आज के समय में एक आधुनिक अस्पताल की किसी वार्ड में कुछ शव मिले और कोई बिना जांच किए मान ले कि पूरे शहर को किसी मिलिट्री एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया गया है। ये उपमा बहुत बढ़िया दिया आपने। मतलब गणित तो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। हाँ। क्या ये एक बहुत बड़ी विश्लेषणात्मक छलांग नहीं थी? आपकी ये बात बिल्कुल सटीक है और यही वजह है कि जब आधुनिक विज्ञान ने इन कंकालों की गहराई से जांच की तो व्हीलर का ये दावा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ओहो, तो विज्ञान ने क्या बताया? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि KUR कैनेडी नाम के एक विशेषज्ञ ने इन सभी कंकालों का बहुत ही बारीकी से फोरेंसिक विश्लेषण किया और जो नतीजे सामने आए उन्होंने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। क्या निकला रिपोर्ट में? कोई चोट के निशान नहीं थे? उन 42 कंकालों में से केवल एक, जी हाँ, सिर्फ एक इंसान की मौत किसी हथियार या गहरी चोट के कारण हुई थी। हद है? सिर्फ एक? हाँ, और इसी वजह से रोमिला थापर और जॉर्ज डेल्स जैसे इतिहासकारों ने भी आक्रमण के इस सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन फिर बाकी के 41 लोग एक ही जगह पर मरे कैसे? अगर कोई हमलावर नहीं था तो उनकी जान किसने ली? उनकी जान ली थी बीमारियों ने। बीमारियां? मतलब कोई महामारी आई थी? कैनेडी की रिपोर्ट ने साफ किया कि उन लोगों की मौत मलेरिया और भारी रक्ताल्पता यानी गंभीर एनीमिया के कारण हुई थी। बाप रे, मलेरिया से इतने लोग मरे गए? हाँ, और अब अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझें तो ये और भी डरावना है। देखिए, शहर का पतन हो रहा था जब निकासी की बेहतरीन व्यवस्था टूट रही थी। अच्छा, तो सड़कों पर गंदा पानी जमा होने लगा होगा? बिल्कुल। रुके हुए पानी में मच्छरों की तादाद बढ़ी और मलेरिया एक महामारी की तरफ फैल गया। और एक और चौंकाने वाली बात बताऊं? हाँ, बताइए। ये सभी कंकाल एक ही समय काल के नहीं थे। अलग अलग समय और अलग अलग बीमारियों से मरे लोगों को एक हमले का शिकार बता दिया गया था। क्या बात है! मतलब हमारा पहला और सबसे मशहूर संदिग्ध पूरी तरह से बेगुनाह साबित हुआ। एकदम बेगुनाह। कोई विदेशी हमलावर नहीं था। तो अगर इंसानों ने उन्हें नहीं मारा तो क्या खुद धरती ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी? चलिए इस रहस्य के अगले पहलू की तरफ बढ़ते हैं, भौगोलिक और प्राकृतिक बदलाव। हाँ, ये एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। जब आक्रमण की थ्योरी खारिज हो गई तो वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर झांकना शुरू किया। तो अंदर क्या मिला? रॉबर्ट राइक्स और जॉर्ज डेल्स ने विवर्तनिक हलचल, जिसे हम टेक्टोनिक शिफ्ट्स कहते हैं, उसका एक बहुत ही ठोस सिद्धांत दिया। मोहनजोदड़ो से करीब 140 किलोमीटर दूर सहवान नाम की एक जगह है। सहवान में क्या हुआ था? वैज्ञानिकों ने पाया कि उस समय एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसने वहां की चट्टानों को मोड़ दिया। इसे जियोलॉजी में रॉक फोल्डिंग कहते हैं। अच्छा, चट्टानें मुड़ गईं, उससे क्या फर्क पड़ा?
इस मोड़ ने सिंधु नदी के रास्ते में एक विशाल प्राकृतिक बांध खड़ा कर दिया। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये ऐसा है जैसे एक बहुत विशाल बाथटब हो जिसमें से पानी बाहर जाने का नाला खुला हो और अचानक कोई आकर उस नाले को हमेशा के लिए कंक्रीट से बंद कर दे। एग्जैक्टली पानी तो बाहर जाएगा नहीं, उल्टा वापस बाथटब में ही भरने लगेगा। एकदम सही। अब सिंधु नदी का पानी समुद्र की तरफ जाने के बजाय उल्टा बहने लगा। पूरा मोहनजोदड़ो शहर महीनों तक उस उफनती नदी के पानी में डूब गया। बाप रे, महीनों तक? तो लोग तो वहां रह ही नहीं पाए होंगे। बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ साफ पानी की बाढ़ नहीं थी, ये अपने साथ टनों कीचड़ और गाद लेकर आई थी। कीचड़ का तो मतलब है कि सब कुछ दलदल बन गया होगा। हाँ, खुदाई में आज भी रक्षा प्राचीरों पर बहुत ऊपर तक कीचड़ जमा होने के गहरे सबूत मिलते हैं। शहर एक दलदल में बदल गया था। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ना ही पड़ा। लेकिन यहाँ एक उलझन है। कैसी उलझन? एक तरफ आप कह रही हैं कि मोहनजोदड़ो बाढ़ और कीचड़ में डूब गया, लेकिन कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि तबाही पानी के भरने से नहीं बल्कि पानी के पूरी तरह से खत्म हो जाने से हुई थी। हाँ, सूखे की थ्योरी। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा। यह एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं थी। यह एक विशाल इलाका था। मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं। बिल्कुल। एच.डी. लैम्ब्रिक और माधुस्वरूप वत्स ने समझाया कि धरती के अंदर होने वाले इन्हीं टेक्टोनिक बदलावों की वजह से सिर्फ बांध नहीं बने बल्कि नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। नदियों का रास्ता बदल गया? कैसे? प्राचीन काल में एक बहुत ही विशाल और जीवनदायिनी नदी हुआ करती थी, घग्गर हाकरा, जिसे हम सरस्वती नदी भी कहते हैं। यमुना और सतलज नदियां इसमें अपना पानी डालती थीं। तो ये सब एक बड़े नदी तंत्र का हिस्सा थी। हाँ, लेकिन भूकंपों के कारण जमीन का ढलान बदला और यमुना खिसक कर गंगा नदी के तंत्र में चली गई, जबकि सतलज सिंधु नदी की तरफ मुड़ गई। अरे बाप रे, इसका मतलब है कि घग्गर आंकरा नदी की सप्लाई लाइन ही कट गई। बिल्कुल, उसका पानी ही छिन गया। जो नदी कालीबंगा और बनावली जैसे दर्जनों बड़े नगरों की जीवन रेखा थी, वो अचानक सूखने लगी। बिना पानी के ना खेती हो सकती है, ना इंसान जिंदा रह सकता है। सही कहा। और पानी की इसी कमी से जुड़ा एक बहुत ही आधुनिक शोध है जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सुना है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ खोजा है ना? जी, आईआईटी खड़गपुर का शोध इस पूरी पजल का सबसे अहम और भयानक हिस्सा है। उन्होंने प्राचीन मिट्टी और खनिजों का आइसोटोप विश्लेषण किया। तो उन्हें उस विश्लेषण में क्या मिला? उन्होंने पाया कि लगभग 4350 साल पहले मॉनसून में एक भारी गिरावट आई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सूखा 1 या 2 साल का नहीं था। तो कितने साल का था? 10-20 साल? ये सूखा लगभग 900 सालों तक चला। रुकिए, 900 साल का सूखा? जी हाँ। ये तो कल्पना से भी परे है। 900 साल का मतलब है लगभग 30 पीढ़ियां। एक सभ्यता इतने लंबे समय तक बिना पानी के कैसे टिक सकती है? इंसान ऐसे हालात का सामना कैसे करता है? सच्चाई ये है कि वे टिक नहीं पाए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये एक धीमा और दर्दनाक चेन रिएक्शन था। चेन रिएक्शन कैसे? सोचिए, हड़प्पा के बड़े बड़े शहर जैसे मोहनजोदाड़ो या राखीगढ़ी अपनी विशाल आबादी का पेट कैसे भरते थे? तो जाहिर है आसपास के गांव से अनाज आता होगा। बिल्कुल, वे गांव से आने वाले अनाज के सरप्लस यानी अतिरिक्त उत्पादन पर निर्भर थे। जब 900 साल तक मानसून फेल होता रहा, नदियां सूखती रहीं, तो किसानों के पास खुद खाने के लिए अनाज नहीं बचा। तो वे शहरों में क्या भेजते? अनाज की सप्लाई चेन पूरी तरह टूट गई। हाँ, जैसे ही कृषि ठप हुई, शहरों में रहने वाले कारीगरों, व्यापारियों और शासकों का बुनियादी ढांचा चरमरा गया। सही बात है। आप सोने और तांबे के आभूषण खा के तो जिंदा नहीं रह सकते। एकदम सही बात। ये एक क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी थी जिसने पूरे समाज की कमर तोड़ दी। ये प्रकृति का कितना खौफनाक रूप है। शहर के शहर भूख और प्यास से टूट गए। लेकिन यहाँ मुझे एक और सवाल परेशान कर रहा है। क्या सवाल? हड़प्पावासी तो अपने समय के सबसे बेहतरीन इंजीनियर थे। उन्होंने इतनी शानदार जल निकासी व्यवस्था बनाई थी। क्या उन्होंने इस आपदा को रोकने की कोई कोशिश नहीं की? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। या ऐसा तो नहीं कि अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से उन्होंने इस पतन को और तेज कर दिया हो? यहाँ हम कहानी के तीसरे और बहुत ही दुखद अध्याय पर आते हैं, इंसानी गलतियाँ। तो उन्होंने भी गलतियां की थी? बिल्कुल। फेयर सर्विस और बीके थापर जैसे विद्वानों ने एक बहुत ही तार्किक बात कही है, जिसे पारिस्थितिक असंतुलन या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहा जाता है। पारिस्थितिक असंतुलन उस जमाने में? हाँ, देखिए, हड़प्पा सभ्यता अपनी बेहतरीन पक्की ईंटों के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन करोड़ों ईंटों को पकाने के लिए आग कहाँ से आई? लकड़ी। जाहिर है उन्होंने भट्टियों में जंगल के जंगल जला दिए होंगे। बिल्कुल, उन्होंने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की। अब यहाँ एक बहुत ही त्रासद लूप या कहें फीडबैक लूप बनता है। कैसा लूप? जब बाढ़ आने लगी तो शहरों को बचाने के लिए उन्होंने ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारें बनानी शुरू की। ज्यादा दीवारें मतलब ज्यादा ईंटें, और ज्यादा ईंटें मतलब जंगलों की और ज्यादा कटाई। बाप रे, ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना हुआ। हाँ, और इसका असर बहुत भयानक हुआ। जंगलों के कटने का मतलब है कि मिट्टी की पानी सोखने और इसे बांध कर रखने की क्षमता खत्म हो जाना। इससे बाढ़ का असर और भी खतरनाक हो गया होगा। बिल्कुल सही लॉजिक है आपका। और शायद इसी वजह से मिट्टी में लवणता
यानी खारापन भी बढ़ गया, जिससे बची कुची उपजाऊ जमीन भी बंजर हो गई। मतलब उन्होंने खुद को बचाने के लिए जो कदम उठाए उसी ने उन्हें और जल्दी बर्बाद कर दिया। सही कहा, लेकिन उनकी सिर्फ पर्यावरण को लेकर ही गलती नहीं थी, उनकी मानसिकता में भी एक बहुत बड़ी खामी थी। मानसिकता? उसमें क्या खामी थी? इतिहासकार A.L. बाशम ने इसे हड़प्पा वासियों की रूढ़िवादिता या कंजर्वेटिज्म कहा है। अच्छा, वो बदलाव पसंद नहीं करते थे। हाँ, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। वहां एक के ऊपर एक घरों के 9 स्तर मिले हैं। 9 लेवल्स? मतलब एक के ऊपर एक शहर? जी हाँ, यानी बाढ़ या किसी कारण से शहर उजड़ता था और वे लोग उस मलबे के ऊपर फिर से वही शहर बसा देते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1000 सालों तक उन 9 स्तरों में घरों का लेआउट, सड़कें और आधार योजना बिल्कुल एक जैसी रही। 1000 साल तक बिना किसी बदलाव के? बिल्कुल एक जैसा। उनकी लिपि, प्रशासन, सब कुछ वैसा ही रहा। ये तो सच में हैरान करने वाला है। इसे ऐसे समझिए कैसे आज की कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी जिसने एक शानदार सॉफ्टवेयर बनाया हो, हाँ। वो अगले 100 सालों तक अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से ही मना कर दे। चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी बदल जाए, ग्राहकों की जरूरतें कितनी भी बदल जाए, वो वही पुराना सिस्टम चलाते रहे। आखिरकार क्या होगा? सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ये तुलना बहुत सटीक है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या अत्यधिक स्थिरता ही उनके लिए एक तरह का ठहराव बन गई थी? शायद हाँ। जब आपके आसपास का पर्यावरण इतनी तेजी से बदल रहा था, नदियां अपना रास्ता बदल रही थी, 900 साल का सूखा पड़ रहा था, मिट्टी बंजर हो रही थी, तब आपको नए तरीके, नई तकनीकों की जरूरत होती है। बिल्कुल, आपको अडेप्ट करना पड़ता है। लेकिन उनकी व्यवस्था, उनका प्रशासन इतनी कठोरता से पुराने नियमों से बंधा था कि वो टूट तो गया लेकिन लचीला होकर बदल नहीं पाया। वे नई परिस्थितियों के अनुकूल ढल ही नहीं पाए। तो अब तक की हमारी इस गहरी चर्चा में हमने हत्या के झूठे आरोप को खारिज किया। हाँ, वो तो पूरी तरह गलत। फिर हमने देखा कि कैसे टेक्टोनिक शिफ्ट्स ने नदियों का गला घोंट दिया, कैसे 900 साल के सूखे ने उनकी कृषि को बर्बाद किया और कैसे उनकी खुद की जिद और पेड़ों की कटाई ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। एकदम सही समझ दी आपने। ऐसा लग रहा है कि ये उस महान सभ्यता का बहुत ही दुखद अंत था। लग तो ऐसा ही रहा है ना। हाँ, लेकिन यहीं पर हमारी कहानी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। क्योंकि सच तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का कभी पूरी तरह अंत हुआ ही नहीं। मतलब वो खत्म नहीं हुए। ये इतिहास की सबसे खूबसूरत सच्चाइयों में से एक है। अक्सर हम पतन शब्द सुनकर सोचते हैं कि सब कुछ राख में मिल गया। हाँ, हम तो यही मानते हैं। लेकिन हड़प्पा के मामले में पतन सिर्फ उनके महानगरों का हुआ था, उनकी संस्कृति का नहीं। अच्छा, तो लोग कहाँ गए? जब शहर रहने लायक नहीं बचे तो एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे उत्तर हड़प्पा काल या लेट हड़प्पन फेज कहा जाता है। ये कैसा दौर था? या एक ग्रामीण संस्कृति थी जो नगरों के उजड़ने के बाद भी अगले 600 से अधिक वर्षों तक फलती फूलती रही। लोग शहरों से निकलकर छोटे गांवों में बस गए। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या हम आज भी अनजाने में हड़प्पा वासियों की तरह ही जी रहे हैं? बिल्कुल। जब हम स्रोतों में उनकी विरासतों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी 4000 साल पुरानी टाइम मशीन में बैठ गया हूँ। मैं बता रही हूँ, आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें घुली मिली हैं, उनका सीधा तार हड़प्पा से जुड़ता है। जैसे कि कुछ उदाहरण दीजिए। हमारे भारतीय घरों के बीचों बीच जो खुला आंगन बनाने का चलन है, वो हड़प्पा की देन है। अरे वाह! और क्या क्या? खेतों में इस्तेमाल होने वाली बैलगाड़ियां, तंदूर में रोटी पकाना और यहाँ तक कि औरतों का चूड़ियां पहनना और सिंदूर लगाने का जो ढंग है, ये सब वहीं से आया है। एक सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जी बोलिए। मैंने कहीं पढ़ा है कि वो लोग लूडो और शतरंज भी खेलते थे। मतलब वही पांसे वाला खेल जो आज हम अपने स्मार्टफोन्स पर खेलते हैं, वो 4000 साल पहले मोहनजोदड़ो की गलियों में खेला जा रहा था। जी हाँ, एकदम सच है। खुदाई में बिल्कुल वैसे ही पासे और बोर्ड मिले हैं। हद है, हम 4000 साल से एक ही गेम खेल रहे हैं। और सिर्फ खेल ही नहीं, हमारी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं की जड़ें भी वही हैं। वो कैसे? आपने पशुपति की मोहर के बारे में सुना होगा, जिस पर एक योगी की आकृति है। हाँ, बिल्कुल सुना है। उसे इतिहासकार भगवान शिव के शुरुआती रूप से जोड़ते हैं। मातृदेवी की पूजा, पीपल के पेड़ को पवित्र मानना, स्वास्तिक का चिन्ह, यहाँ तक कि चतुर्भुज ब्रह्मा की अवधारणा भी वहीं से शुरू हुई दिखती है। बाप रे, ये सब हड़प्पा से आया है। हाँ। और समाज को देखें तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, हड़प्पा के समाज का ये विभाजन ही बाद की सभ्यताओं में जाकर वर्ण व्यवस्था का आधार बना। और उनकी तकनीक भी तो कहीं नहीं गई। कपास की खेती सबसे पहले उन्होंने ही दुनिया को सिखाई थी। बिल्कुल, कॉटन की खेती। आज हम जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो उन्हीं की देन है। तांबे और टिन को 9 और 1 के अनुपात में मिलाकर परफेक्ट कांसा बनाना, दांतेदार आरी का इस्तेमाल, बर्तनों पर कांच का लेप चढ़ाना, हाँ, जिसे ग्लेजिंग कहते हैं। और तो और उनका बेहतरीन जल निकासी प्रबंधन जो आज भी हमारे कई। लेकिन एक सवाल है, जब शहर उजड़ गए तो ये सारी तकनीक और ज्ञान बचा कैसे? यही तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी जीत थी। कैसे? जब बड़े शहरों का ढांचा टूटा, शासकों और पुजारियों का नियंत्रण खत्म हुआ, तो आम कारीगर, किसान और व्यापारी वहां से निकल पड़े। वो लोग माइग्रेट कर गए। हाँ, उन्होंने पूर्व में गंगा के मैदानों की ओर और दक्षिण में गुजरात व महाराष्ट्र की ओर पलायन किया। अच्छा, और अपने साथ अपनी नॉलेज भी ले गए होंगे। बिल्कुल,
वे अपने साथ अपनी तकनीक, चाहे वो पक्की ईंटें बनाने की कला हो या कपास की खेती, और अपने विश्वासों को पूरे दक्षिण एशिया में फैलाते चले गए। एक तरह से महानगरों का टूटना उनके ज्ञान के विस्तार का कारण बन गया। एकदम सही। भारत की अनेकता में एकता की नींव इसी नगर विहीन काल में मजबूत हुई थी। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर रहा। हमने देखा कि कैसे एक विदेशी आक्रमण की झूठी थ्योरी से शुरुआत करके हम असली कारणों तक पहुंचे। हाँ, जो बहुत ही वैज्ञानिक और प्राकृतिक थे। हमने समझा कि कैसे भूकंपों ने नदियों को मोड़ा, 900 साल के भीषण सूखे ने उनके खेतों को बंजर कर दिया, और कैसे उनकी खुद की रूढ़िवादिता और पर्यावरण